आज के क्लास में हम लोग वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में पढ़ना है। वायु प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो सबसे वायु प्रदूषण का प्रभाव देखने को मिलता है, पौधों पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पौधों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण से वनस्पति घर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। विकसित देशों में प्रतिवर्ष अरबों रुपयों के आर्थिक महत्व वाले पौधे तथा फल देने वाले वृक्षों की हानि होती है। वायु प्रदूषण से पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित है। तो वृक्ष पर किस प्रकार से वायु प्रदूषण का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए वृक्ष एक ऐसा है, पेड़ पौधा एक ऐसा चीज़ है जो आर्थिक महत्व से यह हम लोग के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से क्लोरोसिस कोशिकाएं और तकों की मृत्यु होती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उससे क्लोरोसिस होकर मतलब क्लोरोफिल का जो वर्णक होता है वो नाश होता है, और नाश होने से उसका उत्तक और कोशिका क्या हो जाता है, उत्तक और कोशिका का मृत्यु हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ध्यान में रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड ये हानिकारक गैस है जो क्या करता है, ये वायुमंडल में आ जाता है कल कारखानों से। इस प्रकार से क्या होता है, इसका क्या करता है, पेड़ पौधों के पत्तियों को ये नष्ट करता है। क्लोराइड एवं पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम लोग पेन भी बोलते हैं, पत्तीदार सब्जियों को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। जो पत्ते वाले सब्जी होते हैं, जैसे साग का हम लोग सब्जी खाते हैं, इसको ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कौन? तो ये जो पेन होता है, पेन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोराइड एवं पेरोक्साइड एसिटिल के नाम से जानते हैं, एसिटिल नाइट्रेट। ऐसे भी और भी नुकसान यहाँ पर दिया हुआ है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होता है, फ्लोराइड्स फसल उत्पादकता को क्या करता है, घटाता है, और क्लोराइड पत्तियों के उत्तकों एवं उनके वर्णकों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और क्लोरोसिस मतलब वही हो गया, क्लोरोफिल को नष्ट करता है और पत्तियों किनारे एवं उसके ऊपर नेक्रोसिस करते हैं, मतलब उसको जड़ से खत्म करते हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। मुख्यतः पत्तेदार पौधे पर्ण समूह के स्वमार्ग से अत्यंत नुकसान होता है। जो पत्तेदार पौधे होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग देखने को मिलता है। सोमॉग जो यूज होता है, जो ये भी पॉल्यूशन में आता है, जो कि ये भी क्या करता है, पत्तेदार पौधे को ये नष्ट करता है। हाइड्रोकार्बन द्वारा समय के पहले पत्तियों एवं पुष्प कलियों में पीलापन आ जाता है। अगर हाइड्रोकार्बन अगर देखा जाता है तो हाइड्रोकार्बन क्या करता है, समय के पहले ही जो पत्तियां होता है उसको पीलापन ला देता है, मतलब हरापन को खत्म कर देता है। ये झड़ जाते हैं, पीलापन पत्ती उसका क्या जाता है, झड़ जाता है, पंखुड़ियाँ मुड़ जाती है तथा बाह्यदल रंगहीन हो जाता है। जो बाह्यदल होता है और फूलों में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, बाह्यदल होता है फूलों में, वो पूरी तरह से रंगहीन हो जाता है, खराब हो जाता है, जो हरा हरा होता है। धुआं और धूलकण पत्तियों के सतह पर जमकर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता। अब देखो जो पेड़ का पत्तियाँ होगा, अब जैसा है कि अगर इस पर धुआं और धूलकण अगर छाने लगेगा तो धुआं धूलकण छाने लगेगा तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा। अब भोजन, जब पेड़ पौधा भोजन नहीं बना पाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओजोन की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा होने से अनाजों, फसलों एवं रुई के फसल को बहुत नुकसान हुआ है। देखो ओजोन की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये भी कंट्रोल में होना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है वायुमंडल में, वायुमंडल के पथ के ऊपर नहीं, ठीक है, जो ओजोन लेयर होता है वहाँ का बात नहीं हो रहा है, उसके नीचे का बात हो रहा है। तो वायुमंडल में अगर ओजोन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो जो अनाज होते हैं, फसल होते हैं या रुई के फसल होते हैं, सबका नुकसान देखने को मिलता है। इससे परिपक्वता के पहले पत्तियों पीली पड़ जाती है एवं झड़ जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। SO2 की सांद्रता बढ़ने से लाइकेन की मृत्यु हो जाती है। तो लाइकेन के बारे में वो जानते हैं, SO2 की अगर सांद्रता बढ़ेगा तो उससे लाइकेन की मृत्यु होती है। लाइकेन किसको बोलते थे, तो जो शैवाल और कवक आपस में मिल के एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे किसका, तो वायु पॉल्यूशन का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे वायु पॉल्यूशन का इंसानों पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे थोड़ा बहुत पहले से हम लोग जानते आ रहे, हर एक टॉपिक में भी दिया हुआ था। मनुष्य एवं जानवरों पर पड़ने वाले प्रभाव। वायु प्रदूषण मनुष्य एवं जानवरों
अग्रलिखित प्रभाव देखने को मिलता है। दोनों पर बात किया जा रहा है, जानवरों पर भी और किस पे, और इंसानों पर भी क्या प्रभाव देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वायु प्रदूषण में मनुष्य एवं जानवरों में अग्रलिखित प्रभाव होता है, जो कि ओजोन के प्रभाव से मुंह की म्यूकस झिल्ली, नाक, गला शुष्क हो जाते हैं, मतलब सूखा सूखा हो जाता है, मतलब जो नाक गला होता है वो सब सूख जाता है। अगर ओजोन क्या रहेगा, वायुमंडल में उपस्थित रहेगा तब। और भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलता है, जैसे आँखों में जलन आने लगता है, खांसी होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, त्वचा का कैंसर भी देखने को मिलता है। ये किससे, तो ओजोन से, ओजोन जो गैस होता है उससे, ना कि ओजोन परत से। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। SO2 के प्रभाव, अगर SO2 का प्रभाव देखा जाए तो इससे क्या होता है, मुंह, गला और आँखों में रूखापन पैदा होने लगता है, रूखापन देखने को मिलता है। और ये तेज गंध वाली गैस है जो कफ पैदा करती है एवं श्वास नली को अवरुद्ध कर देती है, श्वास नली को पूरी तरह से ये रोक देता है और कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यह जीवित कोशिकाओं के झिल्ली तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। जो जीवित कोशिका होता है उसको झिल्ली तंत्र को ये क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। वैसे ही SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मनुष्य के खून में स्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन का हस्तांतरण को कम कर देता है। देखो, हम लोग शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, हम लोग शरीर में जो बाहर से ऑक्सीजन आता है उसको ब्लड में मिलाता है। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, हम लोग शरीर में जो ऑक्सीजन आता है ब्लड में मिलाता है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन के साथ जब ये सब गैसेज मिल जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन जब ये सब गैस के साथ मिल जाता है तो बेशक ये ऑक्सीजन को सही ढंग से नहीं मिला पाता है ब्लड में। इसके कारण हम लोग देखने को मिलता है कि मनुष्य में क्या होने लगता है कि उसको ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है। और CO2 मनुष्य की कार्डियोवेस्कुलर तंत्र, जो हम लोग का कार्डियो सिस्टम, हम लोग तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं, तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचा देता है। उसे बहुत सारे दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन का देखेंगे तो ये बहुत ही प्रदूषक कैंसर जैसी भयंकर बीमारी पैदा करता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है। रुई के महीन धूल कण जो निकलते हैं, श्वास नली में संबंधित रोग और दामा जैसे रोग को उत्पन्न करता है। रुई का जो महीन कण होता है वो। औद्योगिक इकाइयों में के मजदूर जो पारा में भाप के अंतर्गत करते हैं, उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। कैडमियम श्वास जहर का कार्य करता है। जो कैडमियम होता है ये भी एक श्वास जहर का काम करता है, जो सांस के द्वारा हम लोग शरीर में जाता है। और ये हृदय से रिलेटेड रक्तचाप जैसे ये क्या करता है, रोग को उत्पन्न करता है। जो तंबाकू का सेवन करते हैं, प्रदूषकों के फेफड़े का कैंसर पैदा करता है। कोबाल्टिस श्वास संबंधित रोग उत्पन्न पैदा करता है। ये चीज़ अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है, जो अलग अलग गैस जो पर्यावरण में है वो सब गैस हम लोग किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। कुछ अन्य प्रभाव भी देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे नीचे में दिया गया है। अन्य प्रभाव के रूप में ले सकते हैं जो अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा से भवन खराब होता है, या मान लो कि जिस नदी में गिर रहा है पानी या जिस पोखर में पानी गिर रहा है अम्लीय वर्षा, उसमें रहने वाले जीव के लिए भी क्या हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। प्रदूषक के अम्लीय उत्पादक और टेक्सटाइल, कागज, संगमरमर को भी विघटित कर देता है ये जो अम्लीय वर्षा होता है। ये सब अलग अलग चीज़ों पे, और अभ्यास है कि सब कहाँ से निकलता है, किसके कारण होता है, तो औद्योगिक उद्योग के कारण ही ऐसा ये सब देखने को मिलता है। ये सब चीज़ों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये इंसान के द्वारा ही हो रहा है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जलवायु में परिवर्तन। ये क्या करता है, जलवायु में भी परिवर्तन कर देता है। कौन, तो वायु पॉल्यूशन। वायु पॉल्यूशन का अगर बात करेंगे तो ये जलवायु को भी परिवर्तन कर देता है। वायुमंडलीय प्रदूषण के चलते जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। बहुत ही चिंता का विषय है कि पृथ्वी के जल वायु बहुत से कारकों जैसे वायुमंडलीय संरचना, गैस संतुलन पर भी निर्भर करता है।
विगत कुछ दशकों में वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा में वृद्धि हुई है। अब ऑब्वियस है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा वृद्धि हुई है, जिसके कारण हम लोग देखे थे कि पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे, बहुत सारे जो बर्फीले पहाड़ है वो पिघल रहे हैं, ये सब कारण हम लोग देख चुके थे। तो ये सबसे जलवायु इफेक्ट होता है। अब CFC गैस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जो ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है, ठंडा करने वाली चीज़ों से निकलता है, जो ओजोन परत को क्या करता है, क्षय पहुंचा रहा है। अगर ओजोन परत अगर ये ओजोन परत हट गया तो पराबैंगनी किरण क्या होगा, हमारे शरीर तक पहुँचेगा, हम लोग अलग अलग बीमारियों से क्या करेगा, दूषित करेगा। जैसे त्वचा का कैंसर सबसे पहले देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे रोक के रखा जाए। तो ये हम लोग को भी हाथ में है कि हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जिस चीज़ से वायु प्रदूषण होता है उस पर हम लोग कंट्रोल किस प्रकार से करें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और उसको क्या कर सकते हैं, उसके जगह पर कुछ अलग चीज़ें का प्रयोग किया जाए, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की विधियों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्रोत पर नियंत्रण और सामान्य नियंत्रण। जो स्रोत हम लोग उपयोग कर रहे हैं उस पर नियंत्रण करें या सामान्य नियंत्रण यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्रोत पर नियंत्रण। स्रोत पर नियंत्रण का बात करेंगे तो ये दो भागों में बांटा गया है इसको। स्रोत पर नियंत्रण, हानि रहित गैसों का प्रदूषकों को अलग करना। कहने का मतलब जो हानि रहित जिसमें हानि न हो वो गैस को, और जो प्रदूषक वाला है उस दोनों को क्या करें, अलग अलग सबसे पहले करें। सबसे पहला यही काम होना चाहिए, जो हानि करने वाला नहीं है गैस और जो हानि करने वाला है वो दोनों को अलग अलग करें। वायुमंडल में निकलने से पहले, जैसे वायुमंडल में जैसे ही छोड़ा जाता है गैस को, उसके पहले प्रदूषकों को हानि रहित प्रदूषक में बदल दें। जितना भी प्रदूषक है, मतलब जितना भी प्रदूषण बढ़ाने वाला पदार्थ है उसको पहले किस में बदल दे, हानि रहित, जिससे कोई हानि ना हो सके वैसा चीज़ों में इसको पहले बदल दे, तब जाकर वायुमंडल में इसको छोड़। सबसे पहले बात किया जा रहा है हानि रहित गैसों से प्रदूषकों को अलग कैसे किया जाए। ठीक है, तो अलग करने का यहाँ पर बहुत सारे तरीका दिया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत अपनाई जाने वाली विधियाँ प्रदूषक के कण के माप पर निर्भर करती है कि प्रदूषक का कण कैसा है। जो प्रदूषक होता है उसका कण का कुछ ना कुछ तो साइज होगा ना, छोटा है कि बड़ा है। बताया जा रहा है कि अगर 50 माइक्रोमीटर से बड़े माप वाले कण को अलग करने के लिए गुरुत्व निस्सादी टंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 50 माइक्रोमीटर से अगर 12 कण का साइज कैसा है, 50 माइक्रोमीटर से 12 कण का साइज है, तो उसको हम लोग एक तरीका है गुरुत्व निस्सादी टंकी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फैब्रिक फिल्टरों के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इससे 12 कण है तब, अगर छोटे छोटे कण को अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो साइक्लोन संग्राहक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, साइक्लोन संग्राहक का इस्तेमाल करके हम छोटे छोटे कणों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक, तथा स्थिर विद्युत अवक्षेपित का उपयोग किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है कि स्थिर विद्युत अवक्षेपित का इस्तेमाल किया जाता है या साइक्लोन संग्राहक का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग करने के लिए। जो छोटे छोटे कण हैं, बड़े कण को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हम पार्टिकल को अलग करके यूज कर सकते हैं। हानि रहित गैसों से प्रदूषक गैसों को अलग करना आसान नहीं है। जो हानि रहित गैस है, जो प्रदूषक है, उसको दोनों को अलग करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन कुछ गैसों को जो किसी विशेष द्रव्य में अधिक घुलनशील हो उन्हें अलग किया जा सकता है। जैसे प्रदूषक गैसों में अगर अमोनिया हो तो इसे पानी के द्वारा प्रवाहित कराया जाए तो अमोनिया गैस जल में घुल जाएगा और इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो कुछ को हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे अमोनिया गैस को अलग करना है तो ये पानी में घुल जाता है, जब पानी के साथ इसको प्रवाहित किया जाता है ये पानी में घुल के
अलग हो जाएगा। इस प्रकार से इसको अलग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्रबर का उपयोग किया जाता है इसको अलग करने के लिए। दूसरा तरीका बताया जा रहा है कि हम जो प्रदूषक है उसको कुछ ऐसा करें कि ये चेंज हो जाए हानि रहित प्रदूषक में, जो हानि न पहुंचाए वैसा में ये परिवर्तन इसको कर दिया जाए किसी प्रकार से। इसके बारे में दिया हुआ है, प्रदूषकों में परिवर्तन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है उनका हवा में ऑक्सीकरण कराना। कि अगर उसको हानि रहित बनाना चाहते हैं तो उसका हवा में क्या करें, ऑक्सीकरण की घटना करें। जैसे अगर बात करेंगे तो मोटर वाहनों से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन और अन्य गैसों के कैटेलिटिक कन्वर्टर द्वारा प्रवाहित कराया जाए। और देखो यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मोटर वाहन है, मोटर वाहन से हाइड्रोकार्बन निकलता है। अब ये हाइड्रोकार्बन को अलग करके, अब देखो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो पूर्ण दहन नहीं होता है, इसीलिए इसके कारण पॉल्यूशन होता है। तो उसको क्या किया जाता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर एक होता है जिसमें इसका पूर्ण दहन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है। इस तरह से हम लोग उसको हानि रहित में परिवर्तन कर सकते हैं। सरल रासायनिक गैसों का उत्सर्जित होती है जो हाइड्रोकार्बन की तुलना में कम हानिकारक होता है। अब इससे क्या होता है कि सरल रासायनिक गैस उत्सर्जित होती है जो कि जितना हाइड्रोकार्बन से उत्सर्जित हो रहा था उससे ये कम हानिकारक होता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो शीशा मुक्त पेट्रोल वाहनों, जो पेट्रोल में शीशा इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर शीशा मुक्त रहे तब पेट्रोल शीशा रहने में कैटेलिटिक कन्वर्टर में मौजूद उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम और रेडियम कुछ समय बाद कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसीलिए जो पेट्रोल वगैरह है वो कैसा होना चाहिए, शीशा मुक्त होना चाहिए, उसमें शीशा का मात्रा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान दे सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब बात किया जा रहा है साधारण सामान्य नियंत्रण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। सामान्य नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। जनरल कंट्रोल, स्रोत पर प्रदूषकों को नियंत्रित करने के अलावा निम्नलिखित कई अन्य विधियां भी हैं जिन्हें ध्यान में रखकर प्रदूषकों को हम लोग क्या करते हैं, बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि शीशा रहित एवं सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना। पेट्रोल में देखो दो चीज़ों का मात्रा यहाँ बताया जा रहा है, डाला जाता है, शीशा भी डाला जाता है और सल्फर भी डाला जाता है। तो जो पेट्रोल हो इसकी मात्रा को क्या करें, इसमें से हटा दें। साथ साथ इंजन में कम से कम धुआं उत्सर्जित हो ये भी ध्यान दिया जाए। इससे समुचित उपाय किए जाने चाहिए, जैसे पेट्रोल में बेरियम यौगिका का मिलाना, वाहन स्टार्ट कर ज़्यादा समय तक न मतलब स्टार्ट करके ज़्यादा समय तक न छोड़े और उसमें क्या करें, बेरियम मिला दे तो वाहन की गति धीमी न हो। यदि कोशिश यह होनी चाहिए कि बिजली या बैटरी से चलने वाले वाहन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो ये भी काम कर सकते हैं, जो वाहन वगैरह चलता है, गाड़ी वगैरह चलता है, अब ज़्यादातर क्या यूज करना चाहिए, जो बिजली से चले, जो बैटरी से चलने वाले वाहन हो उसी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अब किया जाना चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गैसें गुणवत्ता को नियंत्रित होना चाहिए। अब देखो एक ध्यान में गवर्नमेंट को रखना चाहिए, जो इससे औद्योगिक जो होता है, जो भी हम कल कारखाने होते हैं तो उससे जो गैस निकलता है उसका गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाए, ऐसा किया जा सकता है और पर्यावरण को बचाया जा सकता है। अब देखो उद्योगों रिफाइनरी जो होता है, जो रिफाइन करता है, हर एक चीज़ को शुद्ध करता है, को आबादी से दूर रखना चाहिए। मतलब जहाँ पे लोग रह रहे वहाँ पे कोई भी कल कारखाना नहीं होना चाहिए। ये जो रिफाइनर होता है, जो हर एक अलग अलग चीज़ों को रिफाइन करता है, वो भी क्या होना चाहिए, आबादी से दूर रहना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, आबादी से दूर रहना चाहिए। इस बात को ध्यान देना चाहिए। अब पर्यावरण जो भी मतलब पर्यावरण का नियम है वो सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और भी चीज़ें दिया हुआ है, जैसे अगर बात करेंगे उद्योगों की चिमनी हवा में काफ़ी ऊपर हो और उनमें फिल्टर लगा होना चाहिए। देखो हम लोग पता है कि चिमनी जो होता है अगर ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगा तो वैसे एक चिमनी से निकलने वाला धुआं पूरा इधर ही फैल जाएगा,
जो कि हम लोग के लिए हानिकारक होगा। और साथ साथ इसमें फिल्टर भी लगा होना चाहिए, जो बेकार के पदार्थ है वो उस तरह से फिल्टर होकर अंदर ही रह जाए, बाहर न निकले। इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। आगे है, डीजल से चलने वाले रेलों की जगह बिजली। अब देखो, अगर कोई भी आज के डेट में अगर डीजल से चलने वाला ट्रेन है उसको हटाकर अब बिजली से चलने वाला ट्रेन बनाना चाहिए। ऐसे बहुत सारा ट्रेन क्या है बिजली से ही चलता है, डीजल से बहुत कम चल रहा है। विस्तृत रूप से वन रोपण करना चाहिए और वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो और क्या कर सकते हैं, वन रोपण कर सकते हैं, मतलब वन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। तो वन ज़्यादा से ज़्यादा रोपण होना चाहिए, मतलब वन लगाना चाहिए और वनों की कटाई कम करनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ को ध्यान, जिससे प्राकृतिक में हरे पेड़ पौधे की संख्या कम ना हो। हरे पेड़ पौधे की संख्या जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग के लिए फायदेमंद है। इससे क्या होना चाहिए, लगाना चाहिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड के अवग्रहण करते हैं। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पेड़ पौधा इसको क्या करता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे हम लोग के लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं फाइकस वेरीगाटा और फैसियोसस वल्गेरिस दिया हुआ है दो नाम यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड को ग्रहण करने में मदद करते हैं। दो पौधा का नाम दिया हुआ है जो क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। ये सब चीज़ कुछ चीज़ें पेड़ पौधा का नाम दिया है जो अलग अलग क्या करता है, गैसों को जो हानिकारक होता है हम लोग के लिए उसको क्या करता है, वो ग्रहण करके रख लेता है, जिससे हम लोग हानिकारक चीज़ों से बचाता है। पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियाँ, हानिकारक प्रभाव के बारे में आम लोगों को जानकारी देकर शिक्षित करना चाहिए कि अगर पॉल्यूशन होता है तो हम लोग किस किस प्रकार की बीमारियां हो सकता है, क्या क्या हम लोग हानिकारक प्रभाव है, जिससे लोग क्या होंगे, डरेंगे और पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहेंगे। जीवाश्म ईंधनों का जलावन में कम से कम उपयोग हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जो हम लोग जमीन से खोद के निकालते हैं उसको हम लोग जलाते हैं तो कम से कम जलाएं, ऐसा हम लोग को ध्यान होना चाहिए। उसके जगह पर कुछ दूसरा चीज़ इस्तेमाल करें। ये सब हम लोग कर सकते हैं पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए। केरोसिन आसानी से एवं कम दामों में उपलब्ध किए जाने चाहिए। तो केरोसिन से कम पॉल्यूशन होता है, तो केरोसिन आसानी से उपलब्ध हो और कम दामों में मिले, ये सबसे अच्छा रहेगा। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। अब देखो, जनसंख्या बढ़ने के कारण भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए कि आदमी लोग जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज़्यादा उस हर एक जिससे पॉल्यूशन फैलता है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह एक मुख्य कारण है और जिससे कई समस्या पैदा हो रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है आज के डेट में। इसीलिए ये सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ये हम लोग के लिए भी जरूरी है कि पर्यावरण को हम लोग कैसे साफ सुथरा रखें, पर्यावरण को हर एक चीज़ों से बचाएं, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। यह सिर्फ गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोग पर्यावरण कैसे शुद्ध साफ सुथरा रखें। पेड़ पौधा लगाना तो बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधा हर एक के पास, हर एक के घर के पास होना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सकता है, हम लोग शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। ये सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, जल पॉल्यूशन का, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो जल पॉल्यूशन। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वायु पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग जल पॉल्यूशन को ऐसा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और यहाँ से हम आज क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो जल पॉल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।